साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आपने लास्ट क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, और वो आपने कंप्लीट पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। आई थिंक दी दूरी के कारण आपने निरक्ष और एक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपने प्राप्त कर ली है। तो चलिए अब अपन इस फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा कि कूलॉम का नियम बताता है कि जब आपके पास में दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? स्थिर। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है और इनके मध्य यदि दूरी r है, तो ये अगर आवेश q1 है, ये q2 है, तो इनके मध्य जो लगने वाला कूलॉम जो आपके पास में विद्युत बल है वो क्या होगा? तो वो आपके बताया गया कूलॉम ने कि इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो F इक्वल्स टू K मोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो विद्यार्थियों, आपके पास में जो कूलॉम का बल है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, ये आपको पता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ये तो भी आपके पास में ओनली फॉर दो ही आवेश थे। क्या थे? दो ही आवेश। ध्यान रखना, आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है, क्योंकि आवेश अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर आवेश को स्थिर ही माना गया है। नेक्स्ट आगे चैप्टरों में चलेंगे, जब आवेश गतिशील हो जाएगा तो वो आपके दो क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अभी अपन ओनली फॉर कौन सा पढ़ रहे हैं? आवेश की जो पोजीशन है वो स्थिर है। अब जब आपके पास दो या दो से अधिक आवेश हो जाएंगे तब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो देखिए भैया, जब आपके पास दो आवेश थे तो इनके मध्य लगने वाला बल का सूत्र ये था। अब अपन को क्या करना है कि दो या दो से अधिक आ जाए, तो आध्यारोपण के सिद्धांत से आपने क्या किया था? ज्ञात किया था। आध्यारोपण का जो आपके पास सिद्धांत था, रोपण का सिद्धांत, इसके अनुसार आपने ये पढ़ा कि दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाला विद्युत बल इन सभी आवेशों के जो लगने वाला बल है उनका सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाला P नोट का बल आपके पास में क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। यदि n आवेश है तो क्या हो जाएगा? F। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास में उनका रहेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका रिमाइंड हो जाए। अभी इनके ऊपर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए, अब आपके पास में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? कह दे कि यदि आपके पास में Q1 आवेश है, दो स्थिर आवेश जिनका मान दे देगा कर्मे से Q1 इक्वल्स टू 5 कूलम एंड Q2 इक्वल्स टू 10 कूलम, इनके मध्य की दूरी दे देगा आपको 5 मीटर। तो इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तब आप आसानी से ये फॉर्मूला अप्लाई करके और ज्ञात कर सकते हो। के की वैल्यू आपको पता है, एक कांस्टेंट नियतांक है जिसकी वैल्यू अपन को पता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये लो 5 वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू आप पुट कर दोगे और आपके पास में जो डिस्टेंस R है R पुट कर दोगे। मतलब सभी क्वांटिटी है जो आपको गिवन है और सभी क्वांटिटी गिवन है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। ये 1 नंबर के अंदर आपको पूछा जा सकता है। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है 56 नंबर का, जिसके अंदर 13 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस में एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल के आपको पूछा जा सकता है कि यदि दो समान परिमाण के आवेश 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और तो उनके मध्य लगने वाला जो आपके विद्युत बल है तो क्या होगा? समान परिमाण के आवेश कह देगा, अर्थात Q1 Q2 दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर या समान वैल्यू भी दे सकता है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और आप इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चंस जो आपके टिपिकल बनता है, जो 2 या 3 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा आध्यारोपण के सिद्धांत से। जब दो या
दो से अधिक आवेश आपके पास आ जाएंगे, उनके कारण किसी अन्य आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस मेरा क्या है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चंस है आपके पास कि यदि आपके पास एक ये गन है, वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान। अब आपके पास में जो इसके, देखिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये दिखे। ये देखिए, ये आपके पास में एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, समान है। एक भुजा, ए भुजा, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। इसके चारों कोनों पर आवेश Q स्थित है, से जाती है, मतलब समान प्रकृति का। प्लस Q आवेश यहां पर है, प्लस Q आवेश यहां पर स्थित है, प्लस Q आवेश यहां पर है, प्लस Q आवेश यहां पे है। इन चारों आवेशों के कारण केंद्र पर स्थित आवेश Q पर आपको क्या करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कहां पर पूछ रहा है विद्युत बल, सेंटर पर, O पर, अर्थात F नोट आपको पूछ रहा है कि F नोट की वैल्यू क्या होगी। आपके ओरिजिन पर आवेश इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण लगने वाला जो बल है वो क्या होगा। तो देखिए भैया, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ मैं छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखो आपकी वो छोटी छोटी बातें क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जब दो आवेशों के कारण आपने बल ज्ञात किया तो ये आपके पास Q1 Q2 ये मध्य की डिस्टेंस R, तो इनके बाद में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R² आपने ज्ञात की। Q1 है, Q2 है, बीच की डिस्टेंस R। अब मुझे सेंटर पे फाइंड करना है। ये आवेश Q है ना, इसके ऊपर इन चारों के कारण जो लगने वाला बल है वो ज्ञात करना है। तो मुझे, अगर मैं इसको आपके पास में A मान लूं, ये आपके पास B, ये C और ये D, यदि आपके पास में आवेश Q और इस Q के बीच में जो लगने वाला बल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो आवेश तो दोनों है अपने पास, बीच की डिस्टेंस कितनी है ये चीज आपको पता नहीं है। डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, ये डिस्टेंस। अब क्योंकि बीच की डिस्टेंस यहां तो अपन R मानते थे, मैं भी सपोज दैट R तो मान लूंगा, एंड इसका मान क्या आएगा वो आपको जरूरी है। तो सबसे पहले अब देखो, ये सेंटर है और ये आपके पास में एक स्क्वायर वर्ग है। अब इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि यदि आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे तो इस भुजा AB को ये दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड करेगा। ये चीज आप आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे विद्यार्थियों कि जब किसी भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। कहां से, वर्ग के केंद्र से। जब मैंने यहां पर लंब अभिलंब डाला तो इसने A और B भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो कंप्लीट भुजा की लंबाई A है, तो ये कितनी हो जाएगी, AY2। कितनी हो गई, AY2। अब सिमिलर, अगर ये भी भुजा A है तो यहां से भी इधर ये लंब डालेगा तो ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी, AY2। अब पाइथागोरस पर मैं लगा दूं, क्या चाहिए, कर्ण,
जहां लंब डालता है वहां 90 डिग्री का कोण बन गया। तो आपके पास में एक ट्राइंगल हो गया। ये कंप्लीट 90 था तो ये 45 हो जाएगा। तो आपके पास में ए ओ, इसको नाम देता हूं ई, ये एक त्रिभुज बन गया जिसके अंदर लंब का मान आपको पता है ay2, आधार का मान पता है ay2। तो यहां से आप घन आसानी से निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपके पास, ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। ए ओ अपन को चाहिए, ये लो। तो क्या आ जाएगा भैया आपके पास में, ay2 का स्क्वायर प्लस ay2 का स्क्वायर। सिमिलर है तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2a/2 का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर। स्क्वायर है तो उधर रूट लगाऊंगा, तो देखो इसके ऊपर रूट लगेगा तो आपके पास में ए ओ का मान कितना आ जाएगा, आपके पास में ए ओ का मान आ जाएगा, देखो ए ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 ay2 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, 2 के ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू √2 a अपॉन, आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो अपने पास में ये 2 हो गया था, अगर इसमें से कंप्लीट हट जाएगा तो क्या हो गया 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 होती है, बड़ा ध्यान रखना। इसको अगर √2 को आप सिंप्लीफाई करके देखते हो तो इसकी पावर 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो ए ओ इक्वल्स टू √2 इंटू ए, √2 इंटू √2 से एक कैंसिल आउट हो गया तो ए ओ इक्वल्स टू ए अपॉन √2। ये आपके पास में क्या हो गया, एक जो डिस्टेंस थी वो आ गई। अब जितनी ए ओ होगी उतनी ही इस आवेश के कारण अगर बल निकालेंगे तो वो भी इक्वल होगी, इसके कारण निकालेंगे वो भी इक्वल होगी, इसके कारण निकालेंगे वो भी इक्वल होगी। अर्थात आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आपके पास में यहां पर जो वैल्यूज आई है किसकी, आप ये कह सकते हो कि एफ ओ ए, ठीक है, इसको आपने क्या नाम दे देते, सॉरी ओ ए, अभी डिस्टेंस ले रहा हूं, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू सी ओ इक्वल्स टू डी ओ का मान कितना आ जाएगा, ay√2। ठीक है, डिस्टेंस आपने कवर कर ली, एक पोर्शन आपके पास में क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने से पहला सीधा चार्ज तो आपको गिवन होगा, आवेश का मान तो गिवन होगा, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब बात करते हैं फोर्स की। तो बेटा आपको एक बात पता है कि बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर जो लगने वाला बल है उसको अपन डिनोट करेंगे एफ ओ के कारण, एफ ओ ए के कारण। ये क्या हो जाएगा इसका मान, के ये भी क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान अपने पास में क्या है, इसको भी आर मान लेता हूं, ए ओ, तो आपके पास में इसको मैं लिख ही देता हूं नीचे ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। अब आपको पता है ए ओ बी ओ सी ओ और आपके पास में डी ओ, इनकी सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो इसके कारण लगने वाला भी बल इतना ही आएगा, इसके कारण लगने वाला भी बल इधर इतना ही आएगा, इसके कारण भी लगने वाला बल इतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सब समान और चार्ज भी इक्वल है। ओनली वो डायरेक्शंस है वो चेंज है कि इनके कारण लगने वाले बल की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, इनके कारण लगने वाले बल की डायरेक्शन इधर आएगी। तो देखें, आप कह सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपके एफ ओ बी के क्यू अपॉन
बी ओ का स्क्वायर, आपके पास एफ ओ सी के क्यू क्यू अपॉन सी ओ स्क्वायर, उसके बाद एफ ओ डी इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन सी डी ओ स्क्वायर, ओ का क्लियर हो गया। अब आप इनको क्या कह सकते हैं कि इन सभी को इसकी अगर इनकी वैल्यूज कितनी आए तो अगर मैं आप कह सकते हैं कि अब आपके पास में जो एफ ओ है, एफ ओ ए इक्वल्स टू एफ ओ बी इक्वल्स टू एफ ओ सी इक्वल्स टू एफ ओ डी, इन सभी का मैं क्या मान लेता हूं ओनली फॉर एफ, और एफ इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आपके पास में इसको किसी एक का मान लो आर स्क्वायर, ठीक है, सभी के डिस्टेंस को आर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ को अपन आर मान लो, और आर का मान कितना आ जाएगा ये लो, इसको आप लिख सकते हो आर इक्वल्स टू ये लो, ठीक है, ए अपॉन रूट 2। ये यहां तक तो हो गया। अभी आपने निकाला है परिमाण की फॉर्म में, आपको चाहिए सेंटर पर, कहां पर चाहिए सेंटर पर। अब सेंटर पर निकालना है तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ये कहता है कि आपके इस केंद्र के ऊपर इन चारों आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग शून्य होता है। गलती यहां करते हैं कि सर ने कहा था चारों बल, तो क्या कर देंगे इनको जोड़ के आ जाएंगे चारों को, और जोड़ के आंसर निकाल देंगे। अरे बेटा यहां पर कहीं पर भी आपको सदिश दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये ओनली फॉर आपके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया है, अर्थात ये आपके परिमाण के फॉर्म में आया है। चारों आवेशों के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान है, लेकिन दिशाओं में क्या क्या है विपरीत। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस की बात करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चंस बड़ा है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेगा, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, एक बार डायरेक्शन सोल्व करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक चीज रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि देखिए, आपको अगर जैसे ये आपके पास में क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है क्वाड्रेंट बना रहा हूं, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस होता है, एक्स का मान यहाँ पर पॉजिटिव, इस साइड एक्स का मान नेगेटिव, ये वाई एक्सिस होती है तो इस पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ये आपके वाई एक्स होती है जिस पर नेगेटिव मान होता है, ठीक है। अगर आपके पास में अगर कोई पॉइंट यहां है, ठीक है, और इस पॉइंट का आपको स्थिति सदिश, सदिशों में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, तो यहां पर अगर जो भी कैंडिडेट या पॉइंट स्थित है तो उसके पास दो घटक है, एक एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं, इसका एक घटक x का होगा, एक y, सपोज दैट x का 5 तो y का भी 5, तभी ये पॉइंट यहाँ पे आया है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश अगर इसको आप शो करोगे तो वेक्टर p इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के अपन लिखते हैं। आई केप जे केप क्या है? आई केप एक्स एक्सिस का एकांक सदिश है, और y आपके जे केप क्या है? y एक्सिस का एकांक सदिश। तो आपके पास में x x का कंपोनेंट के साथ i केप लग गया, प्लस y x के कंपोनेंट के साथ j केप लग गया। इस प्रकार इसको अपन डिनोट करते हैं। तो देखिए आपके पास में जो यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, अगर इनकी डायरेक्शंस के साथ में अगर इसको डिस्कस करें तो अगर आपके पास में ये देखो स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के में सबसे पहले ये दो जो आपके पास में है पॉइंट ए
और बी, ये पॉइंट आपके ओ था। इसके कारण लगने वाले बल की दिशा इधर हो गई एफ ओ ए। इस आवेश के कारण बिंदु बी पर आवेश है। देखो मैं डायग्राम वापस इसलिए बनाया है कि आपके कंजस्टेड ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए मैं एकदम कंप्लीट इसको अलग से डिस्क्राइब करके आपको समझा रहा हूं। अब ये ले लीजिए वापस, ये लो, ये हो जाएगा एफ ओ बी। अब आपने बीच की डिस्टेंस निकाल ली, वैल्यू भी निकाल ली, डायरेक्शंस आपके पास आ चुकी है। अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये टोटल 90 है तो ये कितना हो गया 45। विद्यार्थियों ध्यान दे, सीखने वाली बात है, ध्यान दे। अगर कोई बेटा है सो रहा है तो जग जाए, समझने वाली बात ही यही है। देखें आपके पास ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपके पास में इसका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा। संगत कोण हो गए, कौन से कोण हो गए, संगत कोण। एक ही एक्सिस के ऊपर 45 तो ये भी 45, ये आपके पास 45 तो ये भी आपके पास क्या होगा 45। अब ध्यान रखें एफ ओ ए का एक वाई एक्स आपके पास में एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, एक आपके पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो क्या लिखोगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ ओ ए कोस 45 डिग्री। जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल बनता है वो क्षैतिज घटक अर्थात उसको अपन कोस से डिनोट करते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा एफ ओ ए साइन 45, ठीक है। अब आपके पास में इसी प्रकार से इसके एफ ओ बी इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। तो यहां पर आपके पास में इसका एक मान तो हो जाएगा एफ ओ बी कोस 45 डिग्री आई के, एक्स एक्सिस का आई के, वाई एक्सिस का जे के। कौन सा क्वाड्रेंट है इधर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। इसका दूसरा क्वाड्रेंट यहीं लिख दो, क्या हो जाएगा एफ ओ बी साइन 45 डिग्री जे कैप, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपके पास में ये वैल्यूज थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर दूं आपके, ये लो, इसका वाला जो कंपोनेंट था आपके पास वो हो गया था एफ ओ ए साइन 45 डिग्री जे कैप, और इसका जो कंपोनेंट है आपके पास वो क्या हो जाएगा एफ ओ बी साइन 45 जे कैप। दोनों की वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये तो दो फोर्स थे, एक ही डायरेक्शन इधर एक ही इधर, ये एक ही इधर आ चुकी है यहाँ पे, और ये आपके पास में फोर्स था एफ ओ ए, इसके कारण जो लगने वाली डायरेक्शंस थी वो आपके पास में आ चुकी है एफ ओ बी। अब आपकी सी और डी के कारण आपको क्या करना है निकालना है, तो ये आपके पास में इसकी एफ ओ सी और एफ ओ डी आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों मैं देखो आपके पास यहाँ डायग्राम बना रहा हूं एक एक चीज का, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आप गलत नहीं होने दोगे। तो देखिए भैया आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आपके पास में स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास में इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं। अब आपको पता है कि किस किस के कारण आपको फोर्स फाइंड करना है, आपको फोर्स फाइंड करना है डी और सी, डी और सी। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये डी पॉइंट था और ये आपके पास क्या हो जाएगा सी। अब इस डी के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, डायरेक्शन नीचे एफ ओ डी, इसके कारण जो लगने वाले की है वो आएगी एफ ओ सी। तो भैया कौन कौन से क्वाड्रेंट काम में आ रहे हैं, एक तो ये वाला और आपके पास में एक इधर वाला। तो इस कंडीशंस के अंदर आपके पास में देखो भैया ये कंप्लीट 45 90 था, तो ये क्या हो जाएगा 45,
ये 45, तो ये भी 45, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में 45। ये आपके संगत कोण थे, सिमिलर। इसके कंपोनेंट घटकों में विभाजित कीजिए। एफ ओ डी का एक एक्सिस का पार्ट, एक वाई एक्सिस का, ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यूज है एफ ओ डी का मैं मान यहां पर लिख देता हूं, एफ ओ डी कोस 45 आई के पॉजिटिव रहेगा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ओ डी साइन 45 जे के, बट नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। इस वाले के, सॉरी ये आपके, हाँ ये सी था तो ये सी लिखिए यहां। इस वाले के कंपोनेंट के दोनों पार्टी क्या है, नेगेटिव है। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया आपके पास में भैया, एफ ओ सी कोस 45 आई के नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला माइनस एफ ओ सी साइन 45 जे के। ठीक है भैया। अब देखो आपने सभी की डायरेक्शंस निकाल ली। ये तो है आपका मेन डायग्राम, और ये इन दोनों को मैंने अलग अलग, पहले ए बी को यहां पर डिस्क्राइब किया है विद कंपोनेंट, फिर सी डी को अलग से बना के मैंने डायग्राम को आपको समझाया है। तो इस चीज में अब आपको क्या करना है कि डायरेक्शंस निकाल ली। देख लो, इसकी डायरेक्शन विपरीत आ रही है, इसकी डायरेक्शन विपरीत आ रही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो अपन आसानी से समझ सकते हैं, परिमाण में समान, दिशा में समान, ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये 0 एक्चुअल में आता है या नहीं आता, इसको भी निकाल के देखते हैं। तो देखिए यहां से एफ ओ ए है, इसका मान कितना आता है, तो बताइए मुझे एफ ओ ए का मान आपके पास कितना आ गया। तो इसके दो कंपोनेंट थे, एक ये और ये, तो क्या होता है एफ ओ ए कोस 45 आई के प्लस एफ ओ बी साइन 45 जे के। इसी प्रकार से आपके पास में एफ ओ बी क्या आ जाएगा, एफ ओ बी कोस 45 आई के, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, प्लस एफ ओ या है ना, एक एफ ओ बी साइन 45 जे के। इसी प्रकार से एफ ओ सी, तो एफ ओ सी का मान क्या हो जाएगा आपके पास में, ये निकाला, दोनों कंपोनेंट इसके क्या है, नेगेटिव। एफ ओ सी कोस 45 आई के माइनस एफ ओ सी साइन 45 जे के। इसी प्रकार से एफ ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो पॉजिटिव है इसका, एफ ओ डी कोस 45 आई के, ये नेगेटिव है, एफ ओ डी साइन 45 जे के। ये विद डायरेक्शंस आपने लिख लिया है। अब ध्यान देने योग्य बात है, ये परिमाण में आ रहा है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। तो एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी आ रहा है। ये सभी के सभी क्या थे आपके पास में, इक्वल थे। क्या थे, इक्वल। तो इक्वल थे, तो इसका एक मान आपने माना था, आपने लिखा भी था, कहा भी था कि आपके पास में जो एफ ओ ए है, अब इस डायग्राम की अपन को आवश्यकता नहीं है, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब इसका डायग्राम आपने क्या होता है, आपको पता है, क्या चीज पता है कि एफ ओ ए, एफ ओ बी और एफ ओ सी, एफ ओ डी इक्वल्स टू है। इसको आपने क्या मान लिया था, एफ, और इसका मान भी आपको पता था, कितना आया था आपके पास में, एफ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन क्या क्या करेंगे, बिंदु O पर परिणामी बल। तो आप क्या लिखोगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु O पर परिणामी बल, और परिणामी बल क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एफ ओ इक्वल्स टू
FO A प्लस FO B प्लस FO C प्लस FO D। पहले ही जोड़ देते, लेकिन वेक्टर फॉर्म निकाल के आपने क्या किया है, जोड़ा है बिंदु O पर। इसके कारण लगने वाला बल FO A हो गया था, इसके कारण लगने वाला FO B, इसके कारण लगने वाला FO C, और ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, FO D। चारों को आपने जोड़ दिया, चारों की वैल्यू ये रही, FO का मान, FO B का मान, FO C का मान, FO D का मान। ये वैल्यूज अपन यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये मान अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, F0 का मान देखिए विद्यार्थियों, FO A cos 45 I कैप, FO B sin 45 J कैप, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास FO B का, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस FO B cos 45 I कैप प्लस FO B sin 45 J कैप प्लस FO C का मान ये रहा, दोनों टर्म में माइनस है, तो यहां से माइनस प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस FO C cos 45 I कैप माइनस FO C sin 45 J कैप प्लस क्या हो जाएगा, FO D का मान। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, FO D cos 45 I कैप माइनस FO D sin 45 J कैप। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, FO A FO B काटे तो कैसे काटे, इन सभी की वैल्यू क्या मान ली, F। तो अगर इन सभी का मान अगर अपन इक्वल पुट कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी F0 इक्वल्स टू F cos 45 I कैप प्लस F sin 45 J कैप माइनस F cos 45 I कैप प्लस F sin 45 J कैप माइनस क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा आपके पास में F cos 45 I कैप माइनस F sin 45 J कैप प्लस F cos 45 I कैप माइनस F sin 45 J कैप। अब क्या करते हैं भैया, जो कट रहा है उसको काट दो। देखिए F cos 45 I कैप ये पॉजिटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म ये रही F cos 45 I कैप F cos 45 J कैप, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब F cos 45 डिग्री J कैप ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो कटेगी नहीं, ये भी नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गई। अब क्या बचा वापिस आपके पास में बच गया F cos 45 I कैप, और ये आपके पास में F cos 45 I कैप दोनों प्लस है, लेकिन ये आपके पास में दोनों क्या हो गई, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म, तो ये आपके सॉरी ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आपके पास थे, ये साइन मैंने यहाँ लगा दिया, ये साइन यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये भी आपके पास नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट, सभी क्या हो गई, कैंसिल आउट। इस प्रकार यहाँ पर मिलने वाला परिणामी बल आपको क्या मिला है, 0 न्यूटन। क्या मिला है, 0 न्यूटन। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश पर उसके कोणों पर स्थित आवेशों के कारण जो लगने वाला परिणामी बल है वो शून्य होता है। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको अपन ने क्या किया है, सोल्व किया है। अभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे आपके पास में। अभी तो इसके केंद्र पर पूछा है, वर्ग पर, इन सभी आवेशों के कारण कोने पे पूछ सकता है कि कोने वाले चार्ज के ऊपर लगने वाला बल ज्ञात बताइए। अभी वर्ग दिया है, त्रिभुज भी दे सकता है, त्रिभुज के केंद्र में आवेश स्थित है, वहां पर आपको बल ज्ञात करना हो, त्रिभुज के कोने पर ज्ञात करना हो, तो ऐसे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।